नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी वायर में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट पेडागोजी का लेक्चर नंबर 7। 6 लेक्चर्स इन्वायरमेंट पेडागोजी के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो सारे के सारे लेक्चर्स देखिए। परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, तो सारे के सारे आप क्वेश्चन लगाइए, जिससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हमारे सेशन की। सेशन का जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सतत व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य निम्न में से कौन शामिल होता है। निम्न में मतलब सतत व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य में निम्न में से कौन शामिल होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक उपयोगिता को बढ़ावा देना शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाना शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना शामिल होता है, या उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है वो सार्वभौमिक यानी कि सर्वांगीण क्षेत्रों का कहना चाहिए आकलन होता है एक प्रकार का। ठीक है, मतलब सर्वांगीण क्षेत्रों का आकलन होगा। बच्चे का हम सामाजिक मतलब उसका जो सामाजिक विकास है वो भी देखेंगे, उसका जो मानसिक विकास है वो भी देखेंगे। मतलब सर्वांगीण विकास के बारे में हम नोटिस करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। तो सामाजिक उपयोगिता को बढ़ावा देना ये भी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाना, ये भी शामिल होगा उसके उद्देश्य में। और छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना भी शामिल होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 2। निम्न में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र है। ठीक है, निम्न में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर बी, अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक व्यवहार। ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सर्वांगीण विकास के क्षेत्र आ जाएंगे। सर्वांगीण विकास के क्षेत्र मतलब उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका बौद्धिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य भी आएगा। अभिवृत्ति मतलब जो उसका एटीट्यूड है वो किस तरीके से बात करता है, अभिवृत्ति उसकी क्या है सामने वाले के प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक व्यवहार। तो यहाँ पर कुल मिला के जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वह आ जाएगा यह सभी। क्योंकि सतत एवं व्यापक, व्यापक मतलब कि होल टू, यानी कि पूरा का पूरा, पूरा सर्वांगीण, सर्वांगीण। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यह सभी। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा अगला प्रश्न नंबर 3। सतत मूल्यांकन में छात्रों के किस विकास को शामिल किया जाता है। ठीक है, सतत मूल्यांकन में छात्रों के किस विकास को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषणात्मक समझ बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रयोगात्मक समझ बढ़ाना, या उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम सतत मूल्यांकन में छात्रों के विकास को शामिल करेंगे तो एक चीज याद रखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है तो सर्वांगीण हम मतलब सारे के सारे क्षेत्र को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ओके, तो ज्ञान को बढ़ाना भी शामिल होगा, विश्लेषणात्मक समझ बढ़ाना भी शामिल होगा, अनुप्रयोगात्मक ज्ञान को बढ़ाना भी शामिल होगा। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर भी हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए क्वेश्चन एक जैसे जरूर है, लेकिन यहाँ पर हमारी समझ बढ़ रही है सभी क्वेश्चन के प्रति। ओके, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 4। मौखिक उत्तर से विद्यार्थी के किस गुण का मूल्यांकन होता है। अगर बच्चा बोलकर उत्तर देता है, मौखिक उत्तर देता है, तो उसके कौन से गुण का मूल्यांकन होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, मुखर अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी, लिखित अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी, भावों को समझना। ऑप्शन नंबर डी, विचारों को समझना। देखिए, अगर लिखित अभिव्यक्ति तो होगा नहीं, क्योंकि मौखिक उत्तर दे रहा है वो। ठीक है, भावों को समझना, मौखिक रूप से भाव को नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, विचारों को समझना। हाँ, मौखिक रूप से मतलब हम समझा सकते हैं विचारों को, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव आंसर है वो रहेगा हमारा मुखर अभिव्यक्ति। ओके, मतलब अगर बच्चा मौखिक उत्तर दे रहा है तो उसके मुखर अभिव्यक्ति के गुण का क्या हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, इवैल्यूएशन हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 5।
वर्कशीट का उद्देश्य है, वर्कशीट का उद्देश्य, ठीक है। वर्कशीट जो होती है ना फ्रेंड्स, एक बुक होती है बच्चों के लिए, मतलब उसमें क्या करना होता है, बच्चों को खुद सॉल्व करना रहता है। कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं और कुछ खाली प्लेस दी हुई रहती है वहाँ पर, और वहाँ पर क्या करना पड़ता है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पर इस टाइप से ऐसी खाली जगह रहती है और यहाँ पर क्या करना पड़ता है, बच्चों को लिखना पड़ता है, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो एमपी बोर्ड ने एडग्रेड करके एक वर्कशीट लॉन्च की है, जिसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लिखना रहता है। एडग्रेड जैसे कि 3 सब्जेक्ट की एक साथ में रहती है, जैसे विज्ञान हो गया, गणित हो गया, ठीक है, और संस्कृत हो गया, ठीक है, जैसे सामाजिक विज्ञान, मतलब इस तरीके से क्या ये 3 सब्जेक्ट की एक वर्कशीट रहेंगी, ठीक है। अब इनमें क्या करेंगे, जैसे लेसन नंबर 1 में जो भी चैप्टर है, ठीक है, मान लेते हैं लेसन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, रेशो से वस्त्र तक के ये चैप्टर दिया हुआ है। तो लेसन नंबर 3 का जो क्वेश्चंस है वो विज्ञान के एडग्रेड बुक में बच्चों को वर्कशीट में क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चों का राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बच्चों में क्वेश्चन को ढूंढने की, क्वेश्चन को बनाने की समझ भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया। तो मतलब वर्कशीट का उद्देश्य हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए अधिगम स्तर में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी अधिगम स्तर में कमी, ऑप्शन नंबर सी अधिगम स्तर में असमानता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्कशीट का जो मुख्य उद्देश्य है वो अधिगम स्तर में वृद्धि लाना है, ठीक है। मतलब बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखे, तो अधिगम स्तर में वृद्धि लाना वर्कशीट का उद्देश्य। ओके, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 6, वर्कशीट कौन तैयार करता है, ठीक है। वर्कशीट कौन तैयार करता है, ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी अभिभावक, ऑप्शन नंबर डी प्रधानाध्यापक, ठीक है। तो अगर हम वर्कशीट, मतलब जैसे अगर मान लेते हैं कि वर्कशीट कुछ टीचर्स के थ्रू भी तैयार की जाती है, अभी तो रेडीमेड भी मिल जाती है, लेकिन जैसे एक चैप्टर दिया हुआ है, जैसे रैन एक चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो इस पर क्या करेगा टीचर, क्या करेगा, वर्कशीट तैयार करेगा और बच्चों को लिखने के लिए देगा, ठीक है। तो वर्कशीट कौन तैयार करता है, वर्कशीट जो है वो शिक्षक तैयार करते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 7, वर्कशीट के माध्यम से अधिगमकर्ता को कहाँ सीखने में आसानी होती है, ठीक है। वर्कशीट के माध्यम से अधिगमकर्ता को कहाँ सीखने में आसानी होती है, ऑप्शन नंबर ए घर पर, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय पर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वर्कशीट के माध्यम से अगर अधिगमकर्ता सीख रहा है तो उसे कहाँ सीखने में आसानी होगी, ठीक है। तो जैसे अगर बच्चा घर पे सॉल्व कर रहा है या विद्यालय में सॉल्व कर रहा है, मतलब उसे कहाँ सीखने में आसानी होगी ये हमको बताना है। तो अगर घर पे सॉल्व कर रहा है तो घर पे भी सीख सकता है वर्कशीट के थ्रू वो, और अगर विद्यालय में उसे सॉल्व कर रहा है तो विद्यालय में भी सीख सकता है। तो यानी कि यहाँ पर ए और बी दोनों आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 8। ओके, वर्कशीट में क्या किया जाता है, ठीक है। वर्कशीट में क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर के लिए खाली स्थान छोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए खाली स्थान छोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न तथा उत्तर दोनों के लिए खाली स्थान छोड़ा जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वर्कशीट में क्या होता है, उत्तर के लिए खाली जगह छोड़ी हुई रहती है, क्वेश्चंस लिखे हुए रहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 9। ओके, वर्कशीट के प्रभावी उपयोग के लिए किस या किन गाइड बुक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब वर्कशीट के प्रभावी उपयोग के लिए कौन सी गाइड बुक हम उपयोग में लेते हैं, या किस प्रभावी गाइड बुक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो प्राथमिक के लिए भी होती है, उच्च माध्यमिक के लिए भी होती है, माध्यमिक के लिए भी होती है, ठीक है। यानी कि जो हमारी मेन बुक होती है उसका भी उपयोग करते हैं और ये सभी स्तर पर पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर उपरोक्त सभी। ओके, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 10, ठीक है। वर्कशीट किसे सीखने की क्षमता प्रदान करती है, वर्कशीट जो होती है वो किसे सीखने की क्षमता प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षक को, अधिगमकर्ता को, नवनियुक्त अधिकारी को, या पुराने विद्यार्थी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर होगा अधिगमकर्ता, मतलब कि बालक या छात्र, ठीक है। बालक या छात्र जो होता है वो वर्कशीट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है, ठीक है। ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 11, किसी विद्यार्थी का कक्षा में अधिगम स्तर बढ़ाने का कार्य किस
की सहायता से किया जा सकता है। अधिगम स्तर को बढ़ा रहे हैं हम, बढ़ाना चाहते हैं तो किसकी सहायता से हम कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए वर्कशीट, ऑप्शन नंबर बी गाइड बुक, ऑप्शन नंबर सी प्रोफाइल, ऑप्शन नंबर डी पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द है सभी के आपको अर्थ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आंसर हो जाएगा हमारा वर्कशीट, यानी कि वर्कशीट के थ्रू हम बच्चे का अधिगम स्तर बढ़ा सकते हैं। ओके, इंक्रीज कर सकते हैं, उसका जो लर्निंग लेवल है वो हम उसका वर्कशीट के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां, विद्यालय में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण तथा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग होता है? देखिए, विद्यालय में अचानक से कोई घटना घटित हो गई, ठीक है, और उसका विवरण हमें क्या करना है, उसका विवरण हमें रखना है, तथा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन को मूल्यांकन की, मतलब अगर बालक का व्यवहार परिवर्तित हो गया है या कोई घटना हो रही है तो हम उसका भी एक रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो काय में रखते हैं वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए वर्कबुक, ऑप्शन नंबर बी देखो वर्कशीट और वर्कबुक, ऑप्शन नंबर सी घटनाव्रत और ऑप्शन नंबर डी पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर जो आएगा वो हो जाएगा हमारा पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो जो होता है वो क्या होता है, बच्चों का जो ये एनेक्डोटल मतलब पोर्टफोलियो जो होता है वो इस तरीके से विद्यालय में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण तथा बालकों के व्यवहार के परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो होता है हमारा पोर्टफोलियो। घटनाव्रत जो होता है वो होता है एनेक्डोटल, मतलब अगर अचानक से कोई घटना घटित होती है तो हम एनेक्डोटल में रखते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में दैनिक घटनाओं के बारे में जानकारी रखते हैं। अगर बच्चे का जो व्यवहार परिवर्तित हो रहा है तो उसके बारे में हम जानकारी रखेंगे पोर्टफोलियो में, लेकिन जो एनेक्डोटल है उसमें एक पर्टिकुलर किसी घटना का अध्ययन होता है। ठीक है, तो एनेक्डोटल पोर्टफोलियो में आप डिफरेंट यहाँ पर याद रख सकते हो। ओके, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, समय की एक निश्चित अवधि में विद्यालय द्वारा समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह है। ठीक है, मतलब समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों के द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह कहाँ होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर बी घटनाव्रत, ऑप्शन नंबर डी सी गाइड बुक एंड ऑप्शन नंबर डी वर्क बुक। तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा पोर्टफोलियो। समय की एक निश्चित अवधि में कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो उसका रिकॉर्ड भी हम पोर्टफोलियो में रखेंगे। ओके, तो अब हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, किसी भी वस्तु स्थिति या परिस्थिति की भलीभांति परीक्षण क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु का, स्थिति का, परिस्थिति का भलीभांति परीक्षण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए केस डायरी, ऑप्शन नंबर बी पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर सी घटनाव्रत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का, स्थिति का या परिस्थिति का अगर हमें भलीभांति परीक्षण करके उसे नोट करना है तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हमारा आंसर। जो आंसर है हमारा वो होगा पोर्टफोलियो। के यहाँ पर भी क्या आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो जो होता है उसमें क्या करते हैं हम किसी वस्तु की स्थिति परिस्थिति का भलीभांति परीक्षण करके नोट करके रखते हैं। ओके, बात करेंगे अगले प्रश्न की। ओके, अब देखिए मतलब यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे होंगे कि पोर्टफोलियो पर ही सारे के सारे प्रश्न आ रहे हैं तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी बात है कि आपके बहुत सारी मतलब जो कन्फ्यूज़न है या एक प्रकार का एक टॉपिक ही क्लियर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पोर्टफोलियो के विकास का अर्थ है। ठीक है, पोर्टफोलियो के विकास का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों के ज्ञान संबंधी प्रगति का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों के कौशल संबंधी प्रगति का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों के व्यवहार तथा अनुशासन का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा अगर हम पोर्टफोलियो का विकास करें तो विद्यार्थियों के ज्ञान में भी वृद्धि होगी, उनके कौशल से संबंधित प्रगति का भी मूल्यांकन होगा, विद्यार्थियों के व्यवहार तथा अनुशासन का भी मूल्यांकन होगा। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो रहेगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। ठीक है, केस स्टडी किसी इकाई के जीवन की गवेषणा तथा विश्लेषण की पद्धति है, यह कथन किसका है? केस स्टडी जो है किसी इकाई के जीवन की गवेषणा तथा विश्लेषण की पद्धति है, ये एक स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए युग का, ऑप्शन नंबर बी फोर्ब्स का, ऑप्शन नंबर सी राइस का, ऑप्शन नंबर डी स्किनर का। तो हमें बताना है कि ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये है युग का, युग जी का ये है स्टेटमेंट कि भाई केस स्टडी जो होती है किसी इकाई के जीवन की गवेषणा तथा विश्लेषण की क्या है, एक प्रकार की पद्धति है, ये कथन है युग का। ठीक है, केस स्टडी जो होती है फ्रेंड्स वो जो है ना
मतलब जैसे एक विशेष बालक के ऊपर की जाती है। विशेष बालक में जैसे स्कूल से भागने वाले बालक हो गए, उद्दंड बालक हो गए, किसी न किसी समस्याग्रस्त बालक के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है, उनकी पूरी जानकारी रखते हैं, ठीक है, केस स्टडी में। ठीक है, बात करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 17 की। ठीक है, केस स्टडी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केस स्टडी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 1829, ऑप्शन नंबर बी 1876, ऑप्शन नंबर सी 1921, ऑप्शन नंबर डी 1948। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा हमारा आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1829। ठीक है, 1829 में केस स्टडी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये 1829 में। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। ठीक है, केस स्टडी विधि में संभव है, केस स्टडी विधि से संभव है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी अनुभव की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी समाधान ढूंढने की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, केस स्टडी विधि से संभव है, ज्ञान की प्राप्ति भी संभव है, अनुभव की प्राप्ति या समाधान ढूंढने की क्षमता में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स, अगर हम केस स्टडी कर रहे हैं तो ये सभी के सभी चीज़ें हमको प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर उपरोक्त सभी। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 19। ठीक है, व्यक्तिगत प्रोफाइल में छात्रों के किन गुणों का अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत प्रोफाइल में छात्रों के किन गुणों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रुचि का, ऑप्शन नंबर बी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के भाव का, ऑप्शन नंबर सी समूहों से संवाद की प्रवृत्ति, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा कि अगर हम बच्चे का व्यक्तिगत प्रोफाइल बना रहे हैं तो हमें उसकी रुचि का भी लिखना है, उसमें कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का भाव कैसा था भाई, नकारात्मक था, सकारात्मक था, ये भी लिखना है। समूह में संवाद की प्रवृत्ति, किस तरीके से बच्चा बात करता है, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें हमें बच्चे की व्यक्तिगत प्रोफाइल में लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यस, और ये हमारा प्रश्न नंबर 20 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्यक्तिगत प्रोफाइल में क्या शामिल किया गया है? ठीक है, छात्रों की रुचि, कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की प्रवृत्ति, समूह में संवादों की प्रवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये व्यक्तिगत प्रोफाइल के बारे में आप थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि भाई हम छात्रों की रुचि को ऐड करते हैं, हिस्सा लेने की प्रवृत्ति, किस तरीके से वो बात करता है, उसकी अभिवृत्ति कैसी है, तो सारी चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होता है हमारा आज का सेशन ख़त्म। ठीक है, अब मिलेंगे हम अगले सेशन में जिसमें भी रहेंगे हमारे एनवायरनमेंट पेडागोजी के क्वेश्चन, और सारे के सारे वीडियोस देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।